वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज मंडे को फिर आ गए हैं अपनी नई क्लास लेकर। देखिए बच्चों, हम इससे पहले जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें हम कला के तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हमने आपको जो है कला के बारे में, तत्वों के बारे में एक मोटी सी जानकारी दी थी। अगर आप मेरे पहले वीडियो को देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देखिए, कला तत्व के बारे में जानना जरूरी है और इसमें से यदा कदा क्वेश्चन जो है क्या नाम आ जाते हैं। पिछली बार मैंने कलर्स का जो चैप्टर है वो पढ़ाया था, जिसमें मैंने उसे 2 पार्टों में उसकी वीडियो अपलोड की थी और दोनों वीडियो उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है आपने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर जरूर देखें। आज हम चित्रकला के तत्वों में टोन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है और ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना जो है टोन के बारे में बात करना चालू करते हैं। देखिए, तान, ये मैंने पिछले उसमें भी बताई थी कि तान क्या चीज़ है। कलर के चैप्टर में भी एक छोटा सा इसके बारे में आया था कि तान किसे कहते हैं या टोन किसे कहते हैं। देखिए, मैंने आपको जो है सिंपल तरीके से बताया था कि मुख्य रंगतें जितनी भी होती हैं, मैंने आपको एक कलर व्हील उसमें समझाई थी, थोड़ा सा बता देता हूँ और आप देखिए भी वहां पर जाकर, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कलर व्हील में आपको ये बताया था हमारे पास प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। और इसमें मैंने आपको जो है ये बात बताई थी कि ये तो हमारी रंगतें हैं जो प्राइमरी हैं। फिर सेकेंडरी बताई थी कि इन दोनों के मिलने से जो जो रंगतें बनेगी, जिसमें यहाँ पर ऑरेंज था और ग्रीन था और ब्लू था। पूरा जो वो, सॉरी ब्लू नहीं, वॉयलेट था। पूरा जो चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप उन दोनों वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपकी कलर से संबंधित सारी क्वेरीज वहाँ पर जो है शांत हो जाएंगी। पिछली वीडियो में मैं एक बात बतानी भूल गया था, गर्म रंग और ठंडे रंग, ये क्वेश्चन जो है विशेष तौर से रह गया था। देखिए, जिन गर्म रंग कौन से हैं जो गर्म प्रतीत हो, जैसे इसमें लाल है, नारंगी है, आँख के कलर जो भी होते हैं, और येलो है जिसे पीला पीला कहा जाता है, ये सब गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। और जो बर्फ के कलर होते हैं जिसमें नीला है, हरा है, ये जो है आपके ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में रह गया था, जो मैं अब आपको बता दिया है। अब इसके बारे में चलते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तटस्थ कलर होते हैं, तटस्थ, जिन्हें हम उदासीन भी कहते हैं और उन्हें हम जो है न्यूट्रल कलर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये तटस्थ और उदासीन कलर कौन से थे? ये जो है हमारे, एक तो सफ़ेद था और दूसरा था काला। ये सफ़ेद रंग हमारी रंगतों की श्रेणी में नहीं आते, पिछले उसमें मैंने क्यों नहीं आती ये बताया हुआ है, तो आप उसको देखिए और फिर इस पर बात करते हैं। दरअसल टोन भी हमारी किसी भी बैकग्राउंड पर एक बहुत रूप का निर्माण करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो टोन के बारे में ही हम जानेंगे। सिंपल सी पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, तब इसे वास्तविक रूप से पूरी तरीके से समझेंगे। अभी मैं आपके इस टॉपिक को बीच में थोड़ा छोड़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात देखिए कि तान रंगत के हल्के या गहरेपन को कहते हैं। टोन डिनोट्स लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ फील। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब समझते हैं। अगर कोई रंगत हमारे पे है, चाहे वो लाल है, चाहे वो पीली है, चाहे वो नीली है, ये रंगत है, या फिर जो है द्वितीय कलर है जिसमें नारंगी है, ग्रीन है या वायलेट है, अगर हम इसमें अलग अलग मात्रा में यहाँ पर काला रंग मिलाएं तो थोड़ा लाल काला, फिर उससे डार्क काला, उससे डार्क कत्थई, उससे फिर उससे कत्थई, उससे कत्थई, इस तरीके से बहुत सारे कलर इसके जो है प्राप्त हो जाएंगे। और इधर की तरफ आपको अगर सफ़ेद मिलाएंगे तो उस पर आपको बहुत सारे जो हैं लाल रंगों की तानें प्राप्त हो जाएंगी, जो सफ़ेद तक चलते चलते हो जाती हैं। और ये
पिंक कहलाते हैं, जैसे इसकी बैकग्राउंड में हुआ है पिंक। तो इस तरीके से हम किसी भी रंगत को अगर गहरा करते हैं या हल्का करते हैं तो ये उसकी जो है ताने प्राप्त की जा सकती हैं। तो इस तरीके से धान को जो है किसी भी रंगत यानी कि कलर के बारे में जो बात की गई है उसके हल्के और गहरेपन को कहते हैं। इसे पूरी तरीके से कलर वाले चैप्टर में समझाया गया। अब चलते हैं दूसरी उस पर, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। देखिए इसमें बताया गया है कि यह रंगत में या तो एक बारी में सफ़ेद या एक बारी में काले रंग के परिणाम का द्योतक है। यानी कि किसी भी रंग में या तो आप बिल्कुल व्हाइट मिलाएंगे या बिल्कुल ही काला मिलाएंगे। जब व्हाइट मिलाएंगे तो वह टिंट कहलाएगा और जब ब्लैक मिलाएंगे तो वह शेड कहलाएगा। तो ये जो है इसके परिणाम का गोद है, तभी उसे तान कही जाएगी। किसी भी रंगत की तान जब ही की जाएगी या तो उसमें जो है व्हाइट मिलाकर उसका टिंट बनाए या फिर उसमें ब्लैक मिलाकर उसका शेड बनाए। पहली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक ताने प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या नाम, किसी भी रंगत में काला और सफ़ेद अलग अलग मात्रा में मिलाकर तो उसके कई सारे रंग बनाए जा सकते हैं। जो है इससे जो है उसकी अलग अलग ताने जो है प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे जो है रेड कलर में थोड़ा थोड़ा आप जो है क्या नाम रेड में ब्लैक मिलाते चले जाएं या ये केवल व्हाइट अलग अलग मात्रा में अलग अलग रंग मिलाकर बनाएंगे तो हल्का पिंक, डार्क पिंक, उससे डार्क पिंक, मीडियम पिंक, इस तरीके से कई सारी शेड बनेंगी। तो वही बात इसने यहीं पर कही है कि किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा या तो सफ़ेद या काले की मात्रा से उससे अनेक ताने प्राप्त की जा सकती हैं। तो जिस तरीके से आप कमल के फूल में भरते हैं अलग अलग तान पिंक, तो यह आपने जो है महसूस किया भी होगा। इसके बाद तीसरी बात पर आ जाते हैं कि किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान प्रभाव के अभाव से उस वर्ण की विभिन्न तान प्रस्तुत हो जाते हैं। देखिए ये तो बात हुई हमारी कि किसी भी कलर में व्हाइट एंड ब्लैक मिलाकर टिंट और शेड बनाना। यहाँ पर बात की गई कि काले और सफ़ेद से तान प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर यह बात बताई गई है तीसरे उसमें कि किसी भी एक वर्ण की सतह, कोई भी एक कलर की जो पैलेट होती है, बिल्कुल सतह होती है, उस पर प्रकाश का समान प्रभाव के अभाव में भी उस वर्ण की विभिन्न विभिन्न ताने प्रस्तुत की जा सकती हैं। देखिए जब हम यहाँ पर इस वस्तु पर इस जगह से कोई प्रकाश डालेंगे और जब ये प्रकाश डालेंगे तो इसके इस सबसे ज़्यादा इस हिस्से वाले पे पड़ेगा, फिर इस हिस्से पे अलग प्रकाश पड़ेगा और इसके इस हिस्से पे अलग प्रकाश पड़ेगा और इस हिस्से पे अलग प्रकाश पड़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है कम इस वाले इस पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश जो है हम इधर से देख रहे हैं, इधर की जगह से इधर से। तो सबसे आगे वाले पे जो इसके बिल्कुल फ्रंट पे आएगा उस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर अलग पड़ रहा है, यहाँ पर अलग पड़ रहा है, यहाँ पर अलग पड़ रहा है और यहाँ पर सबसे कम पड़ रहा है। तो वस्तु का मूल रंग एक होते हुए भी इस पर अलग अलग प्रकाश की वजह से इसकी सतह उसी रंग की विभिन्न तान प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये जो है तानों का प्रकाश के हिसाब से अलग अलग ताने प्राप्त हो जाती हैं। मतलब प्रकाश के गुण के हिसाब से भी ताने अलग अलग प्राप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत प्रकाश का एक समान प्रभाव होते हुए वस्तु की एक तलीय न होने पर भी उसके वर्ण की विभिन्न विभिन्न ताने प्रस्तुत हो जाती हैं। तो ये बात आप जो है समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये तीन बातें आपको इसके बाद में समझ में आ गई होगी। देखिए तान के तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें छाया जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है, इसके बाद मीडियम और इसके बाद लाइट। देखिए कोई गोल वस्तु है और इस गोल वस्तु पर यहाँ से जो है प्रकाश डाला गया तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट होगी और यहाँ सबसे ज़्यादा डार्क होगी। देखिए ये हिस्सा जो है इसका सबसे ज़्यादा डार्क होगा और ये वाला जो है हिस्सा इसका जो है मीडियम लाइट होगा और जहाँ पर ये जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा चमकदार होगा। तो इस तरीके से प्रकाश चलने पे जो है हमें तीन तरीके की प्राप्त होती है, जिसमें जो है लाइट, जिसे हम लाइट कहते हैं, ये मीडियम, मध्यम और ये शेड, इसको टिंट भी कह देते हैं। तो हमारा लाइट प्रकाश वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, और मीडियम कौन सा है, ये वाला, और शेड कौन सा है, ये वाला। तो इस तरीके से तान की तीन प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं। तो तान के संबंध में समझने के लिए जानना आवश्यक है कि उपरोक्त तान किसी वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश का क्रमिक परिवर्तन है। तो इसी तरीके से जब ये शेड में और मतलब तानों की तीनों उसमें बदलते हैं
तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो प्रकाश द्वारा पड़ने वाला जो प्रभाव है, इसका हर सरफेस पर अलग अलग प्रभाव पड़ने के कारण जो है इसका पड़ने वाले प्रकाश का ही क्रमिक परिवर्तन है। तो जो बात हमने इससे पिछले वाले इसमें इसको लेकर हमने की थी, इस वाले को लेकर, क्योंकि ये प्रकाश के परिवर्तन के हिसाब से ही अलग अलग जो है अलग अलग हिस्से पे अलग अलग पड़ रहा था। तो अब ये बात आपकी जो है पूरी हो गई है, छाया पड़ गए हैं। तान के संबंध में जानना विशेष आवश्यक है कि किसी भी रंगत में तान प्राप्त करने के लिए उसमें काले अथवा सफेद, देखिए यहाँ अथवा शब्द लिखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस शब्द को, कि किसी भी एक मुख्य रंगत, जैसे लाल है, लाल में आपने हरा मिला दिया और ये भूरा रंग प्राप्त हो गया, तो ये भी रंगत है प्लस ये भी रंगत है, ये भी रंगत है, तो यहां हमें प्राप्त क्या होगी, रंगत ही। यहां हमें तान प्राप्त नहीं होगी। तान कब प्राप्त होगी, जब लाल प्लस काला होगा या लाल प्लस सफेद होगा, तब हमें कोई जो है रंगत तब जब हमें कोई तान प्राप्त होगी। इस तान का रूप जो है टिंट का होगा और इसका होगा शेड का। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है कि काले एवं सफेद को किसी एक ही मिश्रण में किया जाना न्याय संगत है। तान के संबंध में यह भी जानना विशेष आवश्यक है कि किसी भी रंगत की तान प्राप्त करने के लिए इस रंगत की अगर हम तान प्राप्त करनी है तो उसमें काले और सफेद का मिश्रण ही करना होगा। ये नहीं कि कोई और दूसरा रंगत उठाकर मिला दी जाए। अगर रेड के अंदर ब्लू मिला दिया जाए तो हमें सेकेंडरी कलर प्राप्त होगा, ना कि हमें कोई तान प्राप्त होगी। तो यह बात आप मेरी जो है समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इसके तान के हमारी पेंटिंग के अंदर महत्व क्या है। देखिए तान का पेंटिंग के अंदर क्या महत्व है। सबसे पहला है कि तान द्वारा ही द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो कुल मिला के जो ड्राइंग शीट होती है वो हमारी 2D है। इस 2D पर कोई भी हम वस्तु बनाते हैं तो जिस वस्तु की लंबाई और चौड़ाई होगी, देखिए जैसे ये भी बना दिया हमने, इस वस्तु की लंबाई है और इस वस्तु की चौड़ाई है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो है हमें दो ही चीज दिखाई दे रही हैं, तो ये जो है सर्किल 2D के अंतर्गत आ गया। लेकिन हमने टोनल वैल्यू के अंदर डालकर जब यहाँ लाइट और यहाँ डार्क का फेस डाल दिया और प्रकाश इधर से डाला, इस पर प्रकाश का परिवर्तन दिखाया हमने, तो इससे जो क्रमिक परिवर्तन हुआ तो ये जो है हमें इसमें गहराई का आभास और हो गया। इसमें हमारी लंबाई गुना चौड़ाई और गुना गहराई ये भी इसके साथ आ गई, या प्लस प्लस कर लो, वो तो क्षेत्रफल का फार्मूला है। आप लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई ये जो है हमें इस तरीके से इसमें प्राप्त हो गई है, जिससे ये वस्तु हमारा जो है 3D का प्रभाव देगी। यहाँ पर गुना नहीं प्लस कर लेना, मतलब लंबाई चौड़ाई और गहराई तो तीनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। तो जब ये वस्तु 3D हो जाती है और यहाँ क्योंकि इसको टोनल वैल्यू इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए तान द्वारा ही इसी ड्राइंग पर जब हम इस वस्तु को बिना तानों की सहायता से बनाते हैं तो ये 2D दिखती है, और जब हम इसमें तान का प्रयोग करते हैं तो ये 3D का रूप ले लेती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात पर चलते हैं कि देखिए दूसरी बात इसका क्या महत्व होता है तानों का, कि इसके द्वारा ही वस्तु अथवा आकार में वास्तविक परिमाण व आयतन का आभास होता है। देखिए ये वस्तुएं बनाई गई हैं, ये भी 2D तल पर बनाई गई हैं और ये भी 2D तल पर बनाई गई हैं। ये क्या है, हमारी एक तरीके से 2D है, खाली खाली प्रतीत हो रही है, वेटलेस महसूस हो रही है, जैसे इनमें कोई वेट ही नहीं हो केवल। और ये वाली चीज तानों की सहायता से जब अलग अलग तान हमने प्रस्तुत कर दी है तो इसकी वजह से ये वस्तुएं जो हैं वेटदार महसूस हो रही हैं, कि जैसे इन वजन में आयतन हो इनका, या इनका परिमाण हो, इनका अपना एक वेट हो। ये सब जो है किसके द्वारा दिखाया जाता है, तानों के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो इसी के द्वारा ही वस्तु में आकार और वास्तविक परिमाण में आयतन का आभास हो पाता है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो तान का दूसरा प्रयोग जो है पेंटिंग के अंदर महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बात, तान के अंदर तान के प्रयोग से ही दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो पाता है, वातावरणीय क्षय वृद्धि को हल करने के लिए सहायक होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिखाई जा रही है, ये ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा बहुत दूर है, ये हिस्सा हमारा पास में है, या चांद इससे भी ज्यादा दूर है, ठीक है ना, और बैकग्राउंड इससे भी ज्यादा दूर है। तो ये सब क्या है, ये तानों का ही खेल है।
ये जो एरियल वातावरणीय क्षय वृद्धि, जब पर्सपेक्टिव पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। वातावरण के हिसाब से हम जो है दूरी प्रस्तुत करते हैं, दूरी पैदा करते हैं। वो दूरी का जो क्षय वृद्धि होती है उसे क्षय वृद्धि या पर्सपेक्टिव कहा जाता है। जब इसके चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जो दूरी महसूस हो रही है ये तानों के द्वारा ही महसूस हो रही है। तो इसे आप समझ गए होंगे अब चलते हैं तीसरी बात। अब देखिए 4 नंबर देखिए, चित्र में तान का संतुलन स्थापित करने के लिए, इसे हम जो है बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए चित्र में जो तान है, चित्र में तान में संतुलन स्थापित करना चाहिए। बिना तान के प्रयोग से चित्र में एक रस्ता रहेगी। यानी कि आप जैसे ये ब्लू है, इस ब्लू से हमें बस एक ब्लू रंग भरा हुआ है, इसमें हमें जो है कोई इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा। बस ये बात है कि ब्लू बन रहा है, ब्लू भरा हुआ है इसमें। इसी तरीके से ये वाला जो फेस है, इसके अंदर हमने ब्लू के साथ इसकी टोनल वैल्यू अटैच कर दी। हमने इसमें एक संतुलन स्थापित किया इस बैकग्राउंड में और इस लाइट से। इसमें जो है तानों द्वारा फॉर्म या रूप का निर्माण कर दिया। जब ये रूप का निर्माण हो गया तो ये ब्लू रंग की जो एक रास्ता थी, यानी कि जो एक जैसा दिखाई दे रहा था, उसे जो है टोनल वैल्यू में इफेक्ट करके उसके बीच में, इस बैकग्राउंड और इस फॉर्म के बीच में संतुलन स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से चित्र में से एक रास्ता या एक सा टेस्ट, एक रास्ता का मतलब एक जैसा टेस्ट, बिल्कुल वो जो है हमने खत्म कर दिया। तो जिसकी वजह से ये जो है पेंटिंग ज़्यादा इंटरेस्टेबल हो गई। तो जब किसी पर्टिकुलर कलर की हमें एक रास्ता खत्म करनी हो तो हम टोनल वैल्यू का भी सहारा लेते हैं। तो इसी टोनल वैल्यू के द्वारा हम उसकी एक रास्ता को खत्म करते हैं और चित्र में वेट और आयतन प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ चित्र में वेट और आयतन के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो है उसका 3D इफेक्ट जो है वो हम टोनल वैल्यू के द्वारा ही जारी करते हैं। तो मुझे आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।